बिल का पेमेंट हो या फिर कोई पर्सनल लोन, आपसे एक किश्त मिस नहीं हुई कि तैयार हो जाइए रिकवरी के कॉल्स के लिए। एक से ज्यादा किश्तें चुके तो ये आपके घर का भी दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाएंगे नहीं। कर्ज वसूली के लिए रिकवरी एजेंट कई हथकंडे अपनाते हैं। बॉस को कॉल कर देना या फिर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने की धमकी देना। कुछ मामलों में रिकवरी एजेंट की प्रताड़न से तंग आकर लोगों ने आत्महत्या तक का रास्ता चुन लिया। अगर रिकवरी एजेंट धमकाए तो क्या करें आप? बैंक या वित्तीय संस्थान को पहले बताएं या फिर पुलिस में रपट लिखवाएं? आरबीआई के गाइडलाइंस इन पर नकेल कसने में क्या नाकाफी साबित हो रहे हैं? क्या और किए जाने की जरूरत है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर सुरेश बंसल जी। नमस्ते बंसल जी, स्वागत है आपका मनी 9 में सर। अब सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस है और आरबीआई बार बार इन गाइडलाइंस को रिमाइंड भी करवाते रहते हैं। हमने कई बार आरबीआई गवर्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा है कि उन्होंने इसके बारे में फिर से कहा है कि रिकवरी एजेंट अगर कुछ ऐसा काम करेंगे तो इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये रिकवरी एजेंट लोन लेने वालों पर हावी हो रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? कोई एजेंट परेशान करता है तो लोन जो लेने वाला व्यक्ति है वो पहले से ही थोड़ा लज्जित रहता है कि ये पैसे नहीं दे पा रहा हूं। अब उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि उसी की इस घबराहट, इस डर पर ये लोग और हावी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए अगर किसी के पास रिकवरी के कॉल पहुंचे या रिकवरी एजेंट पहुंच जाए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हजारीबाग की वो महिला जो महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट का शिकार हुई है उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसा आपने पूछा है कि अगर रिकवरी एजेंट्स तंग करते हैं, रिकवरी एजेंट्स का अपना ढंग है पैसा लेने का, क्योंकि उनके अपने कमीशन का सवाल होता है। कमीशन भी जो उनको बहुत देर बाद मिलता है, पेमेंट उनको अपने एम्प्लॉइज को पहले करनी पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं ऐसे काम करने के। तो जो कर्जदार है उसके लिए सबसे पहले तो अगर वो रिकवरी एजेंट साधारणतया जो अपनी बातचीत में मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। ये उनका कर्जदार का पूरा अधिकार है कि ज्यादा तंग करता है तो उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो किसी बिना बताए आपके घर में घुस आते हैं, तो ये खास तौर पे जब महिलाएं ही अकेली घर पे होती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। तो इसके लिए उनको एक अधिकार है कि वो ट्रेसपासिंग की एक एप्लीकेशन भी पुलिस में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिविल सूट फाइल करना या लोक अदालत में जाना या कंपनी के जो बोर्ड है, कंपनी का जो मशीनरी है कंप्लेंट डील करने की, उनके पास पहुंचना, ये सब उनके अधिकार में है। ये सब वो कभी भी कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर जो है फाइनली सिविल सूट का या लोक अदालत का भी एक रूट हो सकता है जिससे वो अपने कर्ज के लिए सेटलमेंट करवा सकते हैं। बंसल जी, लेकिन आरबीआई के ये गाइडलाइंस होने के बाद भी इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। क्या ये नाकाफी है? क्या किए जाने की जरूरत है आपको लगता है? कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है रिकवरी एजेंट। ग्राउंड रियलिटी तो यही नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही के बता रही हैं। गाइडलाइंस प्रॉपर प्लेस में हैं, लेकिन उनका अनुपालन जो है उसमें कमी है। अनुपालन अगर सही ढंग से हो जाए, जैसे हर बैंकर या जो भी लेंडर है, चाहे वो एनबीएफसी है या बैंकर है, यदि वो अपनी जो पॉलिसीज बनाई हुई है रिकवरी के लिए उसके प्रति अपने जागरूक करें अपने स्टाफ को, अपने रिकवरी एजेंट्स को, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो। लेकिन क्या होता है कि जो लेंडर्स हैं उनको अपनी रिकवरी का सवाल होता है और रिकवरी एजेंट्स को अपने कमीशन का सवाल होता है, अपने इंसेंटिव का सवाल होता है। तो वो अपने इस पैसे के रिकवरी के लिए, अपने कमीशन की रिकवरी के लिए ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर के ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कर्जदार जो है वो दुखी हो जाता है और वो किसी भी एक्सटेंट तक जो है वो जाने को जो उसकी जो हालात पैदा होते हैं।
तो क्या ये बैंक या एनबीएफसी जो हैं, ये अगर जिस तरह से लोगों को हायर करते हैं या थर्ड पार्टी को हायर करते हैं इस काम के लिए, उन्हें समझाने और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है, ताकि इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई। आप ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि देखिए ये थर्ड पार्टी ने किया है। जिस बैंक या एनबीएफसी ने जिस थर्ड पार्टी को हायर करती हैं वो इस काम के लिए, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक देखें तो हर एजेंट द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य वो उसके लिए प्रिंसिपल यानी उसकी कंपनी जिम्मेदार होती है। तो ये कहना कि वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है, ये गलत बात है। और जहां तक इनको समझाने की रिकवरी एजेंट्स को जो ट्रेन करने की सवाल है, रिजर्व बैंक ने एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी लेंडर्स को बोला हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF इसके लिए 100 घंटे का रिकवरी एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको काउंसलिंग जो प्रॉपरली की जाती है कि किस ढंग से उनको रिकवरी एजेंट्स के एम्प्लॉइज को कर्जदार के साथ में पेश आना चाहिए। उनके साथ में किसी किस्म की भी मसल पावर्स या एब्यूजिव लैंग्वेज या एक्सेसिव प्रेशर टैक्टिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। कई कोर्ट्स के भी इसके बारे में डिसीजंस आ चुके हैं। जी, तो अब दो बातें मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि नियम कानून हैं जो ये देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी के जो भी एजेंट जा रहे हैं रिकवरी के लिए, उनकी एक 100 घंटे की ट्रेनिंग हुई हो, पर कौन चेक कर रहा है कि ये ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता चेक हो रहा है, तभी तो इस तरह की वारदात हम आए दिन सुनते रहते हैं। आज हमने एक के बारे में सुना है, आप रुकिए, 2-3 महीने बाद हमें एक और किस्सा सुनाई देगा। तो कहीं ना कहीं वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नियम कानून बना दिए पर हो रही है ट्रेनिंग ग्राउंड पर? बिल्कुल ठीक, यही मैंने पहले भी कहा है कि जो नियम कानून है लेकिन उनका अनुपालन जो है वो ढंग से नहीं होता। तो इसके लिए ये सजेस्टेड है कि जो हर लेंडर, चाहे वो बैंकिंग कंपनी है चाहे वो जो एनबीएफसी है, उनको उनके बोर्ड्स को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। उनको मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा रखना पड़ेगा कि वो रिकवरी एजेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको समय समय पर रिव्यू करें। वो बोर्ड्स ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो समय समय पर रिव्यू करके पॉलिसी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें चेंजेस लेकर आएँ, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो कि किसी को ऐसी सिचुएशन आए कि उस प्रेशर टैक्टिक्स की वजह से किसी भी ऋणी का जो है नुकसान हो, उसकी, चाहे वो पब्लिक में उसकी ह्यूमिलिटी हो, बेइज्जती हो, चाहे उसको किसी गलत सिचुएशन का जो है वो फेस करना। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कंप्लेंट सेल होनी चाहिए जो सिर्फ बोले कि आप जो है, अगर आपके पास रिकवरी के कॉल आ रहे हैं जो किसी मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं तो आप हमें यहाँ पर फ़ोन कीजिए। जेनरिक जो हेल्पलाइन नंबर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि बैंक कह देती है कि जी देखिए ये थर्ड पार्टी कर रहा है, हम इसमें क्या करेंगे। तो जब थर्ड पार्टी के एजेंट की हमें शिकायत दर्ज करनी है, अगर पुलिस के पास भी जाना है बंसल सर, तो हम उस शख्स के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में हमें पता नहीं, हम तो उस बैंक को ही दोषी मानेंगे ना जिसने उनको हायर किया है। हम शिकायत कैसे करेंगे अगर इस थर्ड पार्टी एजेंट को के ऊपर कोई नियम ही नहीं लागू होता है? तो शिकायत कहाँ, इनकी कैसे शिकायत करें? देखिए, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके लिए उन्होंने तो बाकायदा एक अपना कंप्लेंट सेल जो है हर बैंक ने बनाया होता है। वैसे प्राइवेट बैंक्स में भी ऐसा होता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो कंप्लेंट सेक्शन जो भी है, उनका डिवीजन है, वो किस एक्सटेंट तक कस्टमर की कंप्लेंट की सुनवाई करता है और कैसे जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करता है, इसमें देखने वाली बात है। अगर वो केवल कागजों में ही कंप्लेंट सेल काम करता है तो उसका कोई फायदा नहीं, जो कि प्रायः देखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज में, एनबीएफसीज में ऐसा है कि वो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि वो अपना पल्ला झाड़ करके रिकवरी एजेंट्स के ऊपर वो डाल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एजेंट्स। तो रिकवरी एजेंट्स जो ओनली एजेंट्स हैं और प्रिंसिपल को इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी।
प्रिंसिपल यानी वो बैंक, वो एनबीएफसी, वो वित्तीय संस्थान जो इन्हें हायर कर रहे हैं। तो बंसल सर, अगर मैं इसे ये समझूं कि अगर कोई थर्ड पार्टी का एजेंट मुझे परेशान कर रहा है, वो एबीसी बैंक का है, मैं अगर पुलिस में जाके उसको रिपोर्ट करना चाहूँ, एफआईआर करना चाहूँ या शिकायत कंप्लेंट लिखवाना चाहूँ उसके खिलाफ, तो मैं उस एबीसी बैंक के खिलाफ भी लिखवाऊंगी ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। रिकवरी एजेंट तो उसका एजेंट है। असली जो कमजोरी है, असली गलती जो है वो प्रिंसिपल की है, क्योंकि उसको एजेंट को कंट्रोल प्रिंसिपल ने ही करना है। अगर एजेंट ने कोई गलती की है तो प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेदार है। और जहां तक ये कंप्लेंट का ताल्लुक है बैंक को करते हैं, तो बैंकों में एक और सिस्टम है, इंटरनल ओम्बड्समैन भी होता है, जिसके पास में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इंटरनल ओम्बड्समैन नॉर्मली उसके अपने बैंक का एक्स एम्प्लॉय नहीं होता, किसी दूसरे बैंक का एक्स एम्प्लॉय होता है जिसको हायर किया गया या ऐसी कंप्लेंट्स को देखने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये इंटरनल ओम्बड्समैन और नहीं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन, अगर इनके पास में कंप्लेंट जाए तो शायद पुलिस रिपोर्ट करने की नौबत ना आए। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन देखा गया है, मैंने भी डील किया बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ में। ये हर पीरियोडिकली मंथली मीटिंग्स करके तुरंत निपटारा करने के लिए काफी एक्टिव है। और मैं आरबीआई के पास भी शिकायत कर सकती हूँ, उनका भी एक कंप्लेंट का पूरा सिस्टम है, वहाँ पर भी मैं शिकायत कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि आरबीआई ये भी अलाउ करा कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी तरह का वीडियो भी है वो भी इसमें अटैच करके कंप्लेंट कर सकते हैं। सही। देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वैसे तो आरबीआई का ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव है जो लेंडर्स की कंप्लेंट्स को देखता है। फिर भी आरबीआई को डायरेक्ट कंप्लेंट भी की जा सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आरबीआई तुरंत ऐसी कंप्लेंट्स को कंसर्न लेंडर्स को फॉरवर्ड करके उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट मांगता है और तुरंत एक्शन एक्सपेक्ट करता है कि वो बैंक या लेंडर उस रिकवरी एजेंट के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेकर के उनको रिपोर्ट बैक। ठीक है, तो 3 जगह जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो जो बैंक है जहां से इस तरह के कॉल आ रहे हैं, आप उनके इंटरनल ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं और आप पुलिस में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मुझे लगता है यहाँ जिम्मेदारी इन बैंक्स, इन वित्तीय संस्थानों को लेनी होगी जो इस तरह के थर्ड पार्टीज़ को हायर करते हैं। बंसल साहब, मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों के अब आपके लिए लेकर आऊँगी। अजीत राणा का सवाल है, मैंने एक फिनेंस कंपनी से अपनी बाइक के लिए लोन लिया था, पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, 2 महीने की किश्त नहीं दे पाया, कंपनी के लोग आकर के मेरी बाइक उठा करके ले गए हैं, क्या मैं पैसे का इंतजाम कर लूँ तो ये बाइक मुझे वापस मिल सकती है? बिल्कुल सही आपने कहा। जो कस्टमर किसी समय भी किसी कस्टमर के साथ भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि वो किसी भी हालात की वजह से कोई 1 या 2 किश्तें नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो पोजेशन ऑफ व्हीकल है वो भी 1 या 2 किश्तों में लेना कोई अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पोजेशन रिकवरी एजेंसी ने उस व्हीकल का ले लिया है तो वो किश्त चुकाने के बाद बैंक की या लेंडर की जिम्मेदारी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है कि ये इंश्योर करे कि भविष्य में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। इसकी जो उससे एश्योरेंस लेकर के अपने व्हीकल जो है कस्टमर को वापस लौटाना उनकी जिम्मेदारी भी है, ये नहीं कि वापस करना, ये जिम्मेदारी जी। आपने भी कहा कि 1-2 किश्त मिस होने पर इस तरह से बाइक उठा के ले जाना गलत है, तो आपको क्या लगता है कि कितने देरी होने पर जो है रिकवरी एजेंट पहुंचने चाहिए दरवाजे तक? मुझे तो लगता है दरवाजे तक जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति जहां पर आप जब्त कर लेंगे प्रॉपर्टी उसकी, तो वो उस स्थिति में आप कितना समय किसी कर्जदार को मिलना चाहिए किसी वित्तीय संस्थान से? देखिए, एक तो बैंकों में या हर एनबीएफसी में भी एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड होता है, उचित व्यवहार संहिता होती है, उसके मुताबिक हर लेंडर को चलना चाहिए। हर कस्टमर को पहली किस्त डिफॉल्ट में हुई तो उसके बाद उसको नोटिस जाए, बिना नोटिस भेजे उसका जो है सीधा एक्शन ले लेना, व्हीकल उठा लेना या उसको तंग करना शुरू करना, ये गलत बात है। उसके बाद सेकंड नोटिस जाना चाहिए। देखिए, एनपीए के लिए 90 दिन का जो किस्त डिफॉल्ट होना या इंटरेस्ट डिफॉल्ट होना वो एक कंडीशन है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि लोन जो है वो एनपीए कैटेगरी में जाने वाला हो, यानी 1 या 2 किस्तें मीन्स 1 या 2 महीने, तो 1 या 2 महीने कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको व्हीकल उठा करके लेके आने की नौबत आए। तो
अगर 2 महीने मैं समझता हूँ कि अगर नहीं ऐसी सिचुएशन आती तो ये जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, पर प्रॉपर नोटिस देने के बाद। ऐसा नहीं कि सीधा जाए और उसको ह्यूमिलिएट करके, उसकी कस्टमर की बेइज्जती करके 10 आदमियों के सामने उसका व्हीकल छीन करके, ऐसा ऐसा भी सिचुएशन नहीं करनी चाहिए, ये कतई गलत है। पल्लवी चौहान जी का सवाल लाती हूँ। पल्लवी पूछ रही हैं कि लोन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखें ताकि भविष्य में रिकवरी एजेंट्स की इस तरह के हैरेसमेंट का शिकार ना होना पड़े। क्या सलाह आप देंगे इनको? देखिए, जब लोन लेते हैं और लोन देते हैं तो एक कई डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले या एनबीएफसी साइन करवाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक जो मेन होता है वो एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट की क्लासेस को क्या उसमें लिखा हुआ है, ऐसा है सोचने में तो ये है कि हर एक को उसको पढ़ करके उसके ऊपर साइन करने चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई पढ़ ले, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हर ऋणी को जो डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम देख लेना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में उसमें क्या कंडीशंस डाली हुई है कि अगर किस्त 1 या 2 डिफॉल्ट में हो गई तो बैंक किस प्रकार का एक्शन देगा, ये उसको पहले से पता होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। और उसी तरह जैसे मैंने फेयर प्रैक्टिसेस कोड का है, उसमें भी एग्रीमेंट में ऐसा जरूर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड की ये धाराएं जिसके मुताबिक हम रिकवरी के लिए एक्शन लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर साइन करता है लोन लेते समय, उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हर कस्टमर को बैंक से, एनबीएफसी से ले लेनी चाहिए। ये प्रोवाइडेड है रूल्स में। अगर कोई भी लेंडर ऐसा काम नहीं करता, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है और वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देने के लिए लेंडर जो है बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी। राइट, तो लेंडर में ये बहुत ख्याल रखिए कि आजकल कई सारे ऐसे भी एंटिटीज़ हैं जो आपको लोन देती हैं जो कहती है बिना किसी लिखित पढ़त के दे देंगे। वहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट जो ना, लोन अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो लोन लेते वक्त जैसा कि बंसल सिंह ने कहा, पढ़िए उनके सारे जो भी डूज एंड डोंट्स हैं और उनके फेयर प्रैक्टिस कोड क्या हैं। और मुझे एक एडिशन ये लगता है कि हमें उस समय भी ना कंप्लेंट रेजोल्यूशन उनका क्या रहता है, कहाँ मुझे फ़ोन करना है सबसे पहले, कहाँ उसे एस्केलेट करना है, ये जो है ना ये ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। क्योंकि जब आप लोन ले रहे हैं तब बहुत अच्छे अच्छे सब जो है रहते हैं खुश और आपको लोन देना चाहते हैं तो बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तो उस समय ये सब भी पता कर लेना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बंसल सर, आज आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। फिर आपसे बात होगी। बहुत ज़रूरी बातें जो आज बंसल सर ने बताई हैं कि रिकवरी एजेंट के सामने घुटने नहीं टेकिए बल्कि उनकी शिकायत कीजिए, और शिकायत करने की क्या है प्रक्रिया ये हमने आज उनसे समझा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।